और पाकिस्तान को होना भी पड़ेगा। ये मामला है सऊदी अरब का और यूएई का। ये दोनों ममालिक पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वक्त जो यूएई के सदर हैं वो पाकिस्तान में आए हुए हैं। यूएई के जो हुक्मरान हैं शेख जैद, और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने वहां पे शिकार खेला रहीम यार खान में। शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात के लिए भी आज गए, वो पहुंचे वहां पे रहीम यार खान में। वो अपना दौरा शायद मुकम्मल करके वापस जा रहे हैं। उन्होंने शिकार खेला, 2-4 दिन यहाँ पे उन्होंने एंजॉय किया। लेकिन एक बड़ी खबर जो इस खित्ते के हवाले से है वो यूएई और सऊदी अरब के बीच में कशीदगी हुई है। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के भी पैसे देने और यूएई के भी पैसे देने हैं। पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों से ना सिर्फ पैसे लेता है बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा इन्हिसार इन दोनों मुल्कों के ऊपर है, बल्कि इन दोनों मुल्कों की इकोनॉमी का इन्हिसार भी पाकिस्तान के ऊपर है। वजह यह है कि इन दोनों मुल्कों में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं। मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब और यूएई के अंदर रहते हैं। दुनिया में जिन मुल्कों में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा है उनमें नंबर 1 पे सऊदी अरब है और नंबर 2 पे यूएई है, और फिर बाकी ममालिक हैं, यूरोप है। यहाँ इंग्लैंड में बहुत बड़ी तादाद में 16 से 18 लाख पाकिस्तानी क्लेम किया जाता है कि यहाँ पे बरतानिया में भी रहते हैं। तो ये यूएई और सऊदी अरब के बीच में लड़ाई क्यों हुई, ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। बल्कि लड़ाई इस लेवल की हुई कि वहां पे गोली भी चल गई, यानी वो धमाका हो गया। गोली चलने का मतलब ये है कि धमाका हो गया। अब खबर ये है बीबीसी के मुताबिक, सबसे पहले तो सऊदी अरब और यूएई में इख्तलाफ है यमन को लेकर। जरा इसको सारे मामले को अगर आपने समझना है ना तो आप ये नक्शा देख लें यमन का। ये एक्चुअली पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा है, एक खास हिस्से का। यहां पे आपको समंदर दो तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे आपको 2 मुल्क नजर आ रहे होंगे, एक का नाम यमन है और एक का नाम ओमान है। ये 2 ममालिक हैं अगर आप गौर से देखें तो। ये नीचे की तरफ 2 मुल्क हैं, एक यमन है और एक ओमान है। और ऊपर जो रेड कलर का है ये सऊदी अरेबिया है, और उसके ऊपर जो ऑरेंज कलर का दूसरी तरफ मुल्क है समंदर के वो मिस्र है, इजिप्ट। और उसके नीचे जो डार्क ग्रीन कलर का है ये सूडान है, गहरे सब्ज रंग का जो मुल्क बनाया हुआ है। उसके बाद नीचे इथोपिया है और फिर सोमालिया है। अब ये जो सोमालिया का हिस्सा समंदर के साथ साथ लगता है ना, इसको भी सोमाली आइलैंड के नाम से एक नया मुल्क करार दे दिया गया है और इसराइल ने इसको तस्लीम कर दिया है, और यूएई भी शायद इसी तरह चाहता है। ये जो समंदर का हिस्सा है ना, ये जो अंदर की तरफ जा रहा है सऊदी अरब के साथ साथ, ये इसको कहते हैं रेड सी। जो सऊदी अरब का ये रेड पूरा कंट्री का लाइन है, इसके साथ साथ जो समंदर अंदर जा रहा है, यहां पे होता यह है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी नहर बनाई थी, स्वेज कैनाल। और ये जो कैनाल है इससे ये 2 बड़े समंदर आपस में मिलते हैं, यानी यूरोप और एशिया के बीच में जो तजारती गुजरगाह है एक बहुत बड़ी, जिसमें बहुत सारे सफर को आप बाईपास कर लेते हैं और महफूज तरीके से जहाज पहुंच जाते हैं, वो ये रास्ता। तो ये जो रेड सी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम ममालिक चाहते हैं कि रेड सी जो है उसके ऊपर उसका कंट्रोल रहे उनका। अब बीच में सऊदी अरेबिया है और सऊदी अरेबिया को रेड सी का बहुत फायदा है। सामने सूडान है, मिस्र है, इन्हें भी बहुत फायदा है। इसराइल भी इसी खित्ते में यहां ऊपर बैठा हुआ है। और ये जो नीचे आपके आ जाता है इथोपिया, और उसके बाद जिबूती है और फिर सोमालिया। यमन बिल्कुल इसके कॉर्नर पे है, यानी यमन के ऊपर जिसका कंट्रोल होगा उसका कंट्रोल इस पूरे समंदर के ऊपर होगा। और सूडान से अगर किसी ने सोना लेकर जाना है या बड़े बड़े मादनी ज़खायर सूडान से लेकर जाने हैं तो इसी रेड सी में से गुजर के वो जाएगा, चाहे वो सऊदी अरब लेकर जाए। सऊदी अरब तो बिल्कुल सूडान के सामने ही है ना, ये तो फौरन ले जाएंगे। तो चाहे वो सऊदी अरब लेकर जाए चाहे वो यूएई लेकर जाए, बहरा अहमर को इस्तेमाल करना पड़ता है रेड सी को। तो इसके कंट्रोल का मामला है। और यहां पे यमन में पहले सऊदी अरब और यूएई इकट्ठे थे, लेकिन फिर ये अलग अलग तंजीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सऊदी अरब वहां की जो यमन की एक हुकूमत जिसको तस्लीम किया जाता है यहाँ ममालिक की जानिब से, तो सऊदी अरब उसके साथ है और वो बहुत सपोर्ट करता है उन ग्रुपों को। जबकि हौसी जो है उन्होंने काफी हद तक यमन के ऊपर कंट्रोल कर लिया। हौसियों के पीछे जो है वो काफी हद तक ईरान की सपोर्ट भी है, जबकि कुछ ऐसे ग्रुप वहां पे मौजूद हैं यमन में जिन्हें यूएई सपोर्ट कर रहा है और सऊदी अरब ये पसंद नहीं कर रहा। अब ये इख्तलाफ याद रखिएगा कोई इस्लामी नुक्ता नजर से नहीं है। सऊदी अरब का और यूएई का जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक जैसा है, उनका फिरका भी एक जैसा है। उन्हें किसी किस्म का ये प्रॉब्लम नहीं है कि शिया सुन्नी लड़ाई है या देवबंदी वहाबी लड़ाई है या अहले हदीस, ये इस तरह की लड़ाई नहीं है उनकी। इनका आपस में जो है वो कंट्रोल की लड़ाई है कि रस्तों पे कंट्रोल किसका रहेगा, समंदर पे कंट्रोल किसका रहेगा, मैक्सिमम वसाइल किसके पास पहुंचेंगे। तो ये इस तरह की एक छोटी सी लड़ाई है।
अब इसमें यूएई जो है ना वो कंट्री बहुत छोटा है। अगर आप यूएई को देखें तो ये पूरा समंदर गुजर के जब आप ओमान की पिछली तरफ आते हैं तो ये बिल्कुल एक छोटा सा कंट्री आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे यूएई, और उसके ऊपर मरून कलर का बिल्कुल और छोटा सा एक मुल्क नजर आ रहा होगा आपको, ये कतर है। आजकल हम एक चीज देख रहे हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुकात यूएई के साथ बहुत बेहतर हो गए, और एक खबर भी छपी है जो ड्रॉप साइट ने दी है। उस खबर के मुताबिक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने चंद पाकिस्तानी सहाफियों को और आम लोगों को कुछ खबरें फीड की हैं कतर के खिलाफ। तो पाकिस्तान कतर के अगेंस्ट यूएई के साथ खड़ा है। यूएई और कतर के बीच में जैसे ही कोई तनाजा होता है तो पाकिस्तानी फौरी तौर पे या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट यूएई के साथ खड़ी हो गई। अब जो तनाजा हो गया वो सऊदी अरब और यूएई के बीच में हो गया। इस तनाजे में पाकिस्तान कहां खड़ा होगा, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने बहुत सारा तेल भी उधार दे रखा है। पाकिस्तान के कौमी खजाने के अंदर जो ज्यादा पैसे हैं वो सऊदी अरब ने जमा करवाए हैं, कुछ पैसे यूएई ने भी जमा करवाए हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों के बहुत सारे मफादात यूएई के अंदर है। ये यूएई को अपने लिए सेफ समझते हैं, वह बादशाह है तो इन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता, तो बाद में रिटायरमेंट के ये ज्यादातर उधर ही जाके सेटल हो जाते हैं। अब यूएई ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसका एक्सपेंशन का ज़हन है, क्योंकि यूएई के पास जगह कम है और उनका फॉर्मूला बहुत चल गया है। पूरी दुनिया अपना पैसा लेकर यूएई में आ रही है, तो अगर वो सूडान में अपना एक सिस्टम बना पाए या यमन में कहीं बना पाए, समंदर के किनारे पे बेहतरीन कंट्रोल भी उनका हो जाए, तो यूएई की एक बड़ी जबरदस्त एक्सपेंशन हो सकती है। अब इसमें यूएई के ताल्लुकात इसराइल के साथ नॉर्मलाइज भी हो चुके हैं, तो वह इसराइल भी उन्हें सपोर्ट करता है। दूसरी जानिब सऊदी अरब अभी तक ये कहता है कि जी वो इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज तब तक नहीं करेगा या इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा जब तक के फलस्तीन में एक आजाद खुद मुख्तार रियासत फलस्तीनियों की नहीं बन जाती। अब पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? पाकिस्तान ने सऊदी अरब के भी पैसे देने हैं। राहील शरीफ जो है वो सऊदी इत्तेहाद की जो फौज बनी हुई है उसके अंदर नौकरी भी कर रहे हैं, और पाकिस्तानी जर्नैल ही जाएगा जो अगला भी जाएगा। तो एक तो पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ भी बंधा हुआ है, दूसरा पाकिस्तान के यूएई के साथ भी बहुत सारे मफादात हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने फौजी फाउंडेशन के शेयर्स जो हैं वो यूएई को दिए हैं, उनसे जो पैसा लिया हुआ था उसके बदले में, और उनके हुक्मरान यहाँ पे शिकार खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान अब करेगा क्या, सऊदी अरब के साथ या यूएई के साथ? तो सादी बात यह है कि पाकिस्तान को जहां ज्यादा मुनाफा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, पाकिस्तान उस तरफ जाएगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन तो यही है कि दोनों की सुलह हो जाए, दोनों के मामला बेहतर हो जाए। अब हुआ क्या कि यूएई पे इल्जाम है कि ये हथियार सप्लाई कर रहे थे ऐसी फोर्सेस को जो यमन को या सऊदी अरब को सूट नहीं करता, उनके मफादात के खिलाफ है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू भी आया एक शख्स का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, मैं इसकी सारी तफसीलात आपके सामने बाद में रखूंगा। मैंने क्योंकि वो इंटरव्यू ही देखा है सिर्फ, उसने बताया कि यूएई ने हमें बैकिंग की और हमें कहा, और यमनी है वो बंदा, वो यमन के अंदर एक तंजीम है, उसके एक रुकन ने बाकायदा इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें यूएई की जानिब से कहा गया कि आप न्यूम सिटी पे अटैक कर दें। अब न्यूम सिटी जो है वो सऊदी अरब का एक फ्यूचर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो ये सोचते हैं जैसे यूएई ने तरक्की की है, बाकी मुल्कों ने यहाँ तरक्की की है, कतर ने किया है, हम न्यूम सिटी एक बनाएं और उसी फार्मूले के तहत बहरा अहमर के ऊपर एक बड़ा शहर बना लें, एक बहुत बड़ा एरिया डेवलप कर दें जहां पूरी दुनिया के लोगों को लेकर आए, वहां कवानीन भी हम सऊदी अरब से अलग कर देंगे। अब उनके दिमाग में ये चल रहा है। अगर न्यूम के ऊपर अटैक होता है तो सऊदी अरब को बहुत बड़ा झटका लगता है। अब ये बात भी खुल गई है, तो सऊदी अरब और यूएई के बीच में ताल्लुकात खुद खराब है। अब इन्होंने बताया जनाब के यमन में एक फिजाई हमले में ऐसे हथियारों, ये सऊदी अरब इसको कंफर्म कर रहा है, एक फिजाई हमला किया गया, इसमें ऐसे हथियारों और कॉम्बैट गाड़ियों को निशाना बनाया गया जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले बहरी जहाजों से यमन की बंदरगाह पे उतारी जा रही। और सऊदी अरब की सरबराही में कायम इत्तेहाद के तर्जुमान के मुताबिक यूएई में वाक़े फजीरा बंदरगाह से आने वाले 2 जहाज एतवार को मकला बंदरगाह में बगैर इजाजत के दाखिल हुए। उन्होंने अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए और बड़ी तादाद में हथियार और जंगी गाड़ियां उतारी ताकि एसटीसी, ये वहां पे एक तंजीम है जिसको यूएई उसकी सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरब इसके खिलाफ है, एसटीसी की हमायत की जा सके और ये हथियार एसटीसी को दिए जा सके। सऊदी अरब ने कहा जी इसके हमने जो हमला किया, जो धमाके हमने किए, उसके फजाई हमला किया, उसके नतीजे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। और यूएई ने उसके ऊपर कोई बाकायदा मौकिफ तो नहीं दिया, लेकिन अभी तक जो इब्तदाई मौकिफ यूएई का सामने आया वो मैं आपके सामने रख देता हूं। यूएई कह रहा है जी कि मकला बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने वाले जहाजों पर असला ही नहीं था। जहाज यमनी ग्रुप के लिए नहीं, अमाराती फोर्सेस के लिए थे।
वो कहते जो अमारात की जो फोर्सेज है वहां पे हमने उनके लिए जहाज भेजे थे, कोई यमनी किसी ग्रुप के लिए हमने ये नहीं भेजा। एसटीसी जो आप कह रहे हैं वो उनके लिए नहीं थे, जबकि सऊदी अरब की इंटेलिजेंस ये कहती है कि ये उनके खिलाफ इस्तेमाल होने थे और एक लड़ाका ग्रुप के लिए ये दे रहा था यूएई। अब यमन में होने वाली हालिया पेशरफ से उन्होंने कहा जी कि जिम्मेदारी से हमें निपटना चाहिए, सूरत-ए-हाल को मजीद कशीदा नहीं होने देना चाहिए। सऊदी इत्तहादी फोर्सेस का यमन में हमला हैरान कुन था, यमन से मुताल्लिक तमाम इल्जामात हम मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब के बयान से हमें मायूसी हुई, ये जनाब यूएई ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है। अब पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान किधर जाएगा। हमारे लिए तो बेहतर ये है पाकिस्तान के लिए कि दोनों की सुलह हो जाए और पाकिस्तान जो है वो तालियां बजाने वालों में शामिल हो जाए कि जनाब सुलह हो गई। दोनों बहुत बड़े जाइंट हैं, दोनों की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, फौज इतनी बड़ी नहीं है, ताकत उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन दोनों की इकोनॉमी बहुत बड़ी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी इनके लिए बहुत जरूरी होता है पाकिस्तान के लिए कि वो इन दोनों से ताल्लुकात बेहतर रखे, थोड़ा बहुत पैसा देते रहते हैं जिससे हमारा साइकिल चलता रहता है। और हमारे ओवरसीज बहुत बड़ी तादाद में इन ममालिक पे मौजूद है, हम दोनों से बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा, ऐसे हर मौके के ऊपर ना ताहिर अशरफी बिला वजह फंस जाते हैं, सरकारी मौलवी ये बिला वजह बेचारे फंस जाते हैं। अब इनकी ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, लोग कर रहे हैं बार बार कुछ ना मुनासिब बातें भी कर रहे हैं कि अब जनाब ये अपनी आल औलाद लेकर यमन जाएंगे, 30 लाख तलबा और उसातिज़ा को लेकर। ताहिर अशरफी साहब को चाहिए कि यमन निकल जाए फटाफट जहाद के शौक से। कोई लोग कह रहे नहीं इन्हें गजा चले जाना चाहिए ताकि फलस्तीनियों को गैर मुसल्लह किया जा सके। तो ताहिर अशरफी साहब की बिला वजह जो है ना वो फंस जाते हैं हर मामले में। वजह सिर्फ इतनी है कि उन्होंने गेम बहुत उठाई हुई है फील्ड मार्शल की। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनें एक बार फिर अडियाला जेल के बाहर बैठी हुई हैं धरना देकर। वो गई मुलाकात करने के लिए। अच्छा, हैरान कुन तौर पे जितना तशद्दुद बढ़ता जा रहा है उतनी लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। यानी जहां 50-60 लोग आते थे वो सैकड़ों में हो गए, अब सैकड़ों से हजारों में हो गए। आज मैं देख रहा था मनाजिर, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग, ऐसा लग रहा था कोई लॉन्ग मार्च ही चल रहा है। बड़ी तादाद में लोग अडियाला के बाहर पहुंच गए और जाकर अलीमा खानम के साथ, नौरीन खानम के साथ, उज़मा खानम के साथ, जो इमरान खान की बहनें, और इमरान खान के साथ उन्होंने इजहार यकजहती किया। वो वहां पहुंच गए, जाके वो उन्होंने फिर धरना दे दिया। इमरान खान की बहनों ने कहा जी मुलाकात करवाएं वरना हम यहां से नहीं जाएंगे। और सुहेल अफरीदी के आने से उन्होंने कहा जी पंजाब में मोमेंटम बढ़ा है। अब ये जो सुहेल अफरीदी के आने के बाद एकदम से अडियाला के बाद हमने देखा कि पंजाब से आने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हुआ, तो ये मेरे ख्याल में इसीलिए हुआ कि एक थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ऑक्सीजन मिली। ऐसी चीजों से फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, इमरान खान साहब की बहनों ने कहा कि मुज़ाकरात नहीं, इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का कहा है, कोई मुज़ाकरात ऐसे नहीं जो इमरान खान ने कहा हो। तो मुज़ाकरात के लिए वो तो उन्होंने, इमरान खान साहब ने इजाजत दी हुई थी ना, हम कई दफा रिपोर्ट कर चुके हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई ये बात कर सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सिर्फ सड़कों पे एहतजाज की तैयारी करे और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करे, यही इमरान खान साहब ने कहा था। तो सुहेल अफरीदी के आने से मोमेंटम बना, ये इमरान खान साहब की बहनों ने कहा। पुलिस वालों से भी उन्होंने मुखातिब हुई, उन्होंने पुलिस वालों से भी बातचीत की। तो पुलिस वालों के बच्चों की भी ये लड़ाई है, देखे ना, ये तो एक्चुअली पूरे निजाम को आजाद करवाने की लड़ाई है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी लाखों की तादाद में फौज है, वो यरगमाल बनी हुई है। पाकिस्तान के सारे ब्यूरोक्रेट हैं, वो यरगमाल बने हुए हैं। पाकिस्तान के सारे इदारे, पुलिस, सब यरगमाल बने हुए हैं। पाकिस्तान की एजेंसियां यरगमाल बनी हुई है। पाकिस्तान की हुकूमत और अदलिया यरगमाल बनी हुई है। तो ये चंद जर्नैलों के एस्टेब्लिशमेंट के शिकंजे से पाकिस्तान को छुड़वाने की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, उन्हें कौम को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और कौम को उनके साथ खड़े होना चाहिए। नाज़रीन, एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर ने एक स्टेटमेंट दिया, वो बड़ा कमजोर स्टेटमेंट है, लेकिन वो इस हालत में क्यों पहुंच गए। उन्होंने कहा जी मेरे पास इमरान खान की ऐसी कोई हदायत नहीं आई कि मुज़ाकरात नहीं करने। उन्होंने सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की हदायत दी है। इनका लाहौर का दौरा भी जाती था, इसमें पार्टी की मुशावरत नहीं थी। फिर उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान से मुलाकात की भीख मांगता हूं। ये बात भी बैरिस्टर गौहर ने कही। बैरिस्टर गौहर को यह बात अभी तक उम्मीद है कि शायद इस निजाम के अंदर किसी किस्म की कोई इंसानियत जागेगी, कोई अखलाकियात जागेगी और ये इमरान खान साहब से कोई मुलाकात का रास्ता खोलेंगे। ये इमरान खान साहब पे जाली केसेस को खत्म करेंगे और पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, उन्हें ये लगता है। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब, ये ऐसा होगा नहीं। मुझे जाती तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ऐसा कभी होने नहीं देगी, क्योंकि उन्हें ये सूट ही नहीं करता। देखें ना, अभी नवाज शरीफ वाला केस आप देख लें कि यास्मीन राशिद साहब इलेक्शन जीती, पूरा पाकिस्तान ये कहता है, PMLN के अपने जर्नलिस्ट ये कहते हैं, नून लीग के अपने बड़े करीबी लोग ये कहते हैं, नून लीग के अंदर के लोग ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ये इलेक्शन नहीं जीता और उनको सबसे बड़ा डर ही ये था कि कहीं नवाज शरीफ का हल्का ही ना खोल दिया जाए।
अब जिस ट्रिब्यूनल के अंदर ये दरखास्त यास्मीन राशिद साहिबा की गई हुई थी, उन्होंने दरखास्त खारिज कर दी। और दरखास्त खारिज करने की वजह क्या है? टेक्निकल रीजंस। जो लिखा गया वो ये लिखा गया कि जनाब जज राणा मोहम्मद जाहिद महमूद साहब ने ये फैसला सुना दिया और यास्मीन राशिद साहिबा की दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज कर दी गई और नवाज शरीफ साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। देखिए, अगर नवाज शरीफ साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन ठीक है ना, तो फिर तो पाकिस्तान में कुछ भी जाए। इतनी ब्रूटल और गंदी धांधली पाकिस्तान के किसी हल्के में नहीं हुई जितनी घटिया और बेहुदा धांधली जो है नवाज शरीफ के हल्के में हुई। इतनी घटिया धांधली हुई और उस धांधली को भी जस्टिफाई कर दिया ट्रिब्यूनल ने तकनीकी बुनियादों के ऊपर। और इनको हमेशा रिलीफ मिलता ही तकनीकी बुनियादों पे, उसके अलावा मिलता ही नहीं है। नादरीन, हुकूमत ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया, ये मैं आपके सामने रख देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जितने भी जादूगर है ना टीवी चैनल्स पे आते हैं, ये जादूगर हो गए, टैरो कार्ड्स वाले हो गए, नजूमी हो गए, पामिस्ट हो गए, ये हाथ देख के बताने वाले, फ्यूचर में झांकने वाले, सितारों का हाल देखने वाले, ये बहुत सारे होते हैं जादूगर टाइप लोग जो आपके मार्केट में फिर रहे होते हैं, जो हर मुल्क के अंदर मौजूद होते हैं। और जो तवाहम परस्त लोग हैं या जो कमजोर लोग हैं, नॉर्मली अक्सरियत लोगों की ऐसी होती है कि वो इनकी बातों पे यकीन करते हैं। लोग जाते हैं, सितारों का हाल पूछते हैं, लोग अपने सितारों के हाल पढ़ते रहते हैं अखबारात में, लोग नजूमियों के पास जाके अपने हाथ दिखाते रहते हैं, जनाब ये देखे, लोग अपनी पेशानियां दिखाते रहते हैं, लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी वालदा का नाम बता के जनाब जादू करवा लो, ये करवा लो, टूने करवा लो। तो ज़ईफुल अकीदा होती है लोगों की अक्सरियत, लोग कमजोर होते हैं ना, तो इन चीजों से डरते हैं। ये बात एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है, तो एस्टेब्लिशमेंट ने इन सबको अप्रोच कर दिया। जितने लोग हैं जो मशहूर है, हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने इन सबको बाउंड कर दिया है कि नए साल के हवाले से आपने जितनी भी पेशन गोइयां करनी है, जो भी आएगा, जो भी पेशन गोई करेगा, वो पेशन गोई हुकूमत के हक में करेगा, इमरान खान के खिलाफ करेगा। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में सबको यह कहना है कि उनको बहुत ज्यादा कामयाबियां मिलने वाली हैं, उनका सितारा और ज्यादा चमकने वाला है और उन्हें बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस किस्म से ना आपने उठाना है, लोगों को मायूस करना है, लोगों को बताना है कि जनाब फील्ड मार्शल दी राती कोई नहीं जमया और पता नहीं क्या कुछ इनको मिलने वाला है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में ये फील्ड मार्शल का और शहबाज शरीफ का मुश्तरका किरदार है। नवाज शरीफ और जरदारी भी बरी जिम्मा नहीं है, लेकिन ये दो बंदे मेन किरदार, इन दो बंदों का, इन्होंने बड़ी तबाही फेरी पाकिस्तान में। मईशत तबाह, अमन अमान तबाह, इंसानियत तबाह, ह्यूमन राइट्स खत्म, हर चीज का बेड़ा गर्क, मीडिया तबाह, अदलिया तबाह, पार्लियामेंट तबाह, कोई शय इन्होंने पाकिस्तान में नहीं छोड़ी जो इस वक्त बाकी हो। पाकिस्तानी छोड़ छोड़ के पाकिस्तान को बाहर भाग रहे हैं, मुल्क को एक जेल बना दिया इन दो बंदों ने मिलकर। अब इनकी गेम उठानी कि जनाब शहबाज शरीफ का ये होने वाला। बहुत सारे आपको नजूमी मिलेंगे, टेरो कार्ड्स वाले मिलेंगे, बहुत सारे सितारों का हाल देखने वाले जादूगर टाइप के लोग अजीब अजीब कपड़े पहन के आके बैठ जाएंगे, बड़े जनाब पुरस्कार अंदाज में, फलानी चाल, वो जोरा उधर जा रहा है, वो जुपिटर उधर आ रहा है, वो अजीब अजीब कहानियां सुना के ना इन्होंने आपको साबित करना है, क्योंकि इनको ऑर्डर दे दिया गया कि लित्तर बड़े मारांगे अगर तुम इमरान खान की गेम चुकी थे। इनको साफ कहा गया कि तुमने ये कहना है कि जनाब इमरान खान का फ्यूचर खत्म, तबाह बर्बाद, और जनाब अली चुक दो कम आसिम मुनीर का फ्यूचर है, वो बहुत बड़े ये बनने वाले हैं, वो बनने वाले हैं, उनकी फलानी कहानी आने वाली है और पाकिस्तान जनाब अब टेक ऑफ करेगा और इस किस्म की कहानियां आप सुनेंगे। ये कहानियां हम बड़े लंबे अरसे से सुन रहे हैं।